My name is Dietitian Shweta and I welcome you to a very first episode of Beyond the Noise by Dietitian Shweta, your guide in a world of misinformation. यहाँ पे हम जो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही है अराउंड हेल्थ एंड वेलनेस, वी आर गोइंग टू ब्रेक दोज ट्रेंड विद रियलिटी एंड व्हाट इज मिथ एंड व्हाट इज रियलिटी, इंक्लूडिंग ऑल द हेल्थ एक्सपर्ट्स इन द पैनल. Whether the trending stuff on the social media and other social platforms are right or wrong. And today the first guest to this episode is renowned dermatologist Dr. Ipsa. और आज हम बात करने वाले हैं latest skin trends जो social media में चल रहे हैं, plus little concerns around the skin that you might have and the right way to treat the skin. If you ever wondered that which skincare is right for you and which is not, this episode is for you. For the first episode, I welcome Dr. Ipsa. She is a renowned dermatologist. Real and real, what is it? I mean, have you ever faced anyone like कुछ online देखा, try किया, and then they come to you कि मैडम ये तो spoil हो गया, मेरी skin खराब हो गई तो. Yeah, right. So thank you Shweta ji for having me. So वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, but जो सबसे क्रेज़ी चीज़ मुझे लगती है जो ये आजकल बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब हो रहा है, इज़ दैट पीपल आर बाइंग stuff left, right and center while looking at influencers. सनस्क्रीन ले लेते हैं, मॉइस्चराइज़र ले लेते हैं, विटामिन सी ले लेते हैं, एक दिन में 6 या 7 एक्टिव्स यूज़ करते हैं एंड दे डोंट नो हाउ हार्म इट डज टू योर स्किन. सो येस, बहुत सारे इंसिडेंट्स है, बट वन विच आई विल नेवर फॉरगेट इज़ कि एक बार एक लड़की आई थी मेरे पास. शी हैड अप्लाइड गार्लिक ऑन हर एक्ने टू काइंड ऑफ ट्रीट इट. उसने गर्म किया था गार्लिक को एंड देन शी हैड अप्लाइड इट, एंड जिसकी वजह से शी हैड अ वेरी बैड मार्क एंड इट टुक अस अराउंड 3 to 4 months with creams, peels, lasers to treat it. So yes, I would definitely recommend you कि ऐसे सब चीज़ें मत करो and consult a doctor. Yeah, so I heard someone also like उन्होंने ना जिंजर एंड तुलसी का पेस्ट लगाया था एंड they were like, I was very small, I don't remember, मतलब मेरी एज भी मुझे याद नहीं है, बट उन्होंने जिंजर लगाया तो being even a kid I would tell her that अरे तो जिंजर तो तीखा होता है ना, वो तो जलेगा ही स्किन पे, तो why did you even apply it on your face? I know, मतलब see then फिर अगर आप ऐसे बोलते हो कि जैसे घर का जो हम करते हैं, I know garlic is something way beyond the imagination to use it, but जैसे हम मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं या बेसन का पैक लगाते हैं, ओट्स का पैक लगाते हैं, या वो रेडीमेड जो अपने नीम पैक्स और सब आते हैं. आई रिमेंबर वंस यू सेड दैट व्हेन आई सेड कि मैं लगाती हूँ तो यू सेड कि वो सब मत लगाया करो, राइट? सो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो बिकॉज दिस इज एन ओल्ड एज से चलती आई चीज़ें हैं कि आई नो प्योरिटी कुड बी द इशू ऑल्सो, बट देन बेसन का और इस तरह का हम अगर पैक लगाना चाहे घर पे तो इज इट एडवाइजेबल और व्हाट आर योर टेक ऑन दैट? ओके, सो सी, हम साइंटिफिकली देखने जाए तो मुल्तानी मिट्टी है, बेसन है, नीम है. सिंपल लैंग्वेज में वो नेचुरल एक्सफोलिएटर्स हैं. सो वो अपनी डेड स्किन निकालते हैं, जो पोर्स क्लॉग हो गए हैं उनको अनक्लॉग करते हैं. दैट्स वाई दे वर्क फॉर एक्ने. But the logic right now is when you have safer options available, like say glycolic acid का cream है, salicylic acid है, जो आपके बैरियर को डैमेज किए बिना सेम रिजल्ट्स आपको देगा. सो देन वाई यूज़ ऑल दोज थिंग्स, राइट? ओट्स आपने बताया, ओट्स तो अभी भी मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप कर सकते हो कभी कभी यूज़, बिकॉज ओट्स इज़ नॉट दैट इरिटेंट टू योर स्किन. और वो सेंसिटिव स्किन है, एटोपिक स्किन जिनको एलर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, उनको आई टेल देम कि आप ओट्स को मिल्क में भिगो के एज अ फेस पैक यूज़ कर सकते हो कभी कभी. बट जैसे ये नीम है, मुल्तानी मिट्टी है, वो कभी कभी अपने स्किन को बहुत ओवर ड्राई कर लेता है. थोड़ा बहुत अगर आप यूज़ करो तो नहीं करेगा शायद, बट इट ओवर ड्राइज इट और वो बैरियर डैमेज कर देता है, बिकॉज ऑफ विच और पिंपल्स हो सकते हैं. दिस इज़ द सेम रीज़न वाई ऑल्सो टेल माई पेशेंट्स नॉट टू स्क्रब योर फेस इफ़ यू हैव एक्ने. सबको लगता है स्क्रबिंग करेंगे तो वो निकल जाएंगी इम्प्योरिटीज़, बट बिकॉज ऑफ अब हॉर्मोन्स कहो, लाइफस्टाइल कहो, डाइट करो, सबका जो बैरियर है ना वो बहुत वीक हो गया है आजकल. एंड बिकॉज ऑफ दैट इन सब चीज़ों से साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ रहे हैं. एंड especially when you have safer alternatives which are not necessarily very expensive, then it's better to use them instead of the natural things.
Okay, so I still have one question. Maybe it must be out of this thing. But then, जैसे आपने बोला glycolic acid, glycolic peel या मतलब something around Yes. that which is safe as a barrier. But for someone who can't afford to go to a dermat or who can't even who believes more of on an organic thing rather than using a chemical stuffs. So what would you tell to them? And how can we convince them that okay, you should not be See, so that is very difficult. But see, when everyone hears the word glycolic acid, right? So it is not an acid. ये glycolic acid, salicylic acid, सब fruit derived acids ही है. Even salicylic एक willow tree होता है, उसके bark से निकलता है. So it is also natural. उसमें सिर्फ कुछ चीज़ें मिला के उसको थोड़ा सेफ़र किया जाता है ताकि वो स्किन का बैरियर डैमेज ना करे. एंड ऑफ कोर्स उसके साथ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लाइकोलिक यूज़ करना है. हम व्हेन अ पेशेंट कम्स टू मी आई ऑलवेज गिव देम अ गुड मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन वगैरह. बट इट इज़ नॉट एज एक्सपेंसिव एज एवरीवन परसीव्स इट टू बी एंड मच सेफर. या सो इट इज़ नॉट वेरी पूरा केमिकल से भरा नहीं होता है. दैट इज़ ऑल्सो डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज ओनली. देयर आर जस्ट के वो जो प्रेजर्वेटिव्स कुछ डालते हैं सो दैट इट डजंट गेट स्पॉइल्ड. दैट इज़ द रीज़न इट इज़ इन अ क्रीम फॉर्म. Correct. Yeah, so it is very much people should understand that this is not just a chemical treatment, but it is equivalent to what you have a fruit or a salad, but in a more safer packaging. Correct. So again, see, people use shortcuts and things like that. So अभी supplements भी लोग use कर रहे हैं, like for pigmentation and melasma they use glutathione supplement. They go for drips and all that stuff. But like talking about the recent death in celebrity death जो हुई थी. Yes. Can you just highlight a bit what could be the cause of it? Like why was she was on a beauty supplement, beauty supplement, because of which it is said that her blood pressure dropped and she fainted and then there was a sudden cardiac arrest. So what could be the exact reason? Like which kind of supplements should we be careful before we consume them? See, so as मैंने जितना पढ़ा है उसके ये पूरे इंसिडेंट के बारे में, so she was fasting because of some reason and उसके घर पे ये विटामिन सी के इंजेक्शंस एंड ग्लूटाथियोन टैबलेट्स बहुत चीज़ें पाई हुई थी. एंड वेन एवर यू आर फास्टिंग आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो होता है एंड ऊपर से इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक बिकॉज ऑफ विच इट कैन पुट अ प्रेशर ऑन योर बॉडी एंड दैट इज़ वाई द कार्डियक अरेस्ट हैपेंड. जहाँ तक ग्लूटाथियोन का सवाल है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हो गए हैं आफ्टर दिस इंसिडेंट. पीपल आर गेटिंग वेरी स्कैर्ड. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि देखो ओरल ग्लूटाथियोन का ऐसा है कि इट बहुत कम अमाउंट बॉडी में अब्जॉर्ब होता है एज कम्पेयर टू द अमाउंट दैट यू आर इंजेस्टिंग, राइट? बट स्टिल इट डज गिव यू अ गुड इफेक्ट. सबलिंगुअली भी स्प्रेज आते हैं ग्लूटाथियोन के विच आर मोर इफेक्टिव दैन द टैबलेट फॉर्म. Okay. And the best form is injectable. But injectable में भी one thing is very clear कि जो US FDA है, so US FDA approves all the drugs for particular indication. जैसे पिम्पल्स के लिए उन्होंने रेटिनॉल को अप्रूव किया है, मिनॉक्सिडिल को हेयर थिनिंग के लिए अप्रूव किया है. उस तरह से US FDA ने ग्लूटाथियोन को स्किन लाइटनिंग के लिए अप्रूव नहीं किया है. सो जो भी यूज़ हो रहा है उसका इट इज़ नॉट US FDA अप्रूव्ड. सो उसकी सेफ्टी की एज सच देयर इज़ नो गारंटी. बट जितना मैं समझती हूँ उसको कि इफ़ यू गेट इट डन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर और जिस हिसाब से वो आपको बताते हैं, बिकॉज इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से दे विल टेल यू कि आप इसको वीकली लो या मंथली लो या वंस एवरी 4 to 6 months लो. डिपेंडिंग ऑन दैट अगर आप उसको लेते हो तो मोस्ट लाइकली इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉज यू एनी साइड इफेक्ट. वन वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ ग्लूटाथियोन इज कि जब उससे एलर्जी होती है, विच हमारे लैंग्वेज में उसको एनाफिलिक्सिस बोलते हैं. सो दैट्स वाई ग्लूटाथियोन हैज़ टू बी टेकन इन अ सेटअप जहाँ वो उसको ट्रीट करने की सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो. जैसे अगर कोई एलर्जी अचानक से होती है तो एलर्जी ट्रीट करने के लिए इंजेक्शंस चाहिए, वो चाहिए. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसे कोई भी जगह से ग्लूटाथियोन ना लाओ जहाँ प्रॉपर सेटअप ना हो टू काइंड ऑफ ट्रीट एनी अनटूवर्ड रिएक्शन दैट हैपेंस विद ग्लूटाथियोन. So this kind of an allergic reaction you need to say is only in the drip or it can be also with the supplement? No, with the supplements less likely, most likely in a drip because it will be a lot of amount that is going inside, so that can cause very bad reaction.
ब्रेथलेसनेस हो सकती है, योर फेस एंड एवरीथिंग देयर कैन बी स्वेलिंग. सो उन सबको मैनेज करने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो ही आपको सो वेरेवर यू गो यू हैव टू आस्क द डॉक्टर इफ़ यू हैव द facilities to kind of tackle any such situation if it occurs. So I have also seen like people usually, so जहाँ तक glutathione का I am aware of, like it is synthesized in liver naturally, right? And I feel that if your liver is not that healthy, आपके liver enzymes if they are not on good range, if they are out of range, you should not be taking glutathione. So how much do you think is the importance of getting a blood test done before even considering any kind of a supplement or an injection that we can use? Right. So usually what I do in my practice is I just take a proper history of any past medication, of alcohol drinking, of any liver or renal issue. If ऐसा कुछ नहीं है, then I usually give glutathione, but I give it like not every day. I give it in like twice a week and for a particular amount of time. And after giving that, I usually take the blood test to see if that is causing any untoward reaction. But glutathione originally used होता था in people who have liver toxicity to treat it. Okay. So in fact it is good for liver, but of course अगर liver enzymes deranged है तो there are particular things that we need to do about that. So glutathione का like discovery for skin lightening happened because it was given for liver toxicity. And तब पता चला कि इससे skin lightening भी होता है, तब से वो as a skin lightening agent भी use हो चुका है. But उसमें renal issues थोड़े आ सकते हैं. If you're taking a lot of glutathione injection, long term में renal toxicity हो सकती है. That's why I said कि you need to go to someone who is qualified so that उनको पता चले कब टेस्ट कराने हैं कितने. So कुछ अमाउंट का उनका cumulative dose हो जाए, उसके बाद भी usually get test done to see कि इसकी वजह से कोई untoward effect नहीं हो रहा है. ओके. एंड ये जो अपना जो फिज आते हैं like glutathione tablets, you just add it in water and drink it, like there are a lot many brands who are promoting. So how much is the potency of that kind of a supplement and how is it beneficial to take? Because I am seeing like मेरे भी clinic में लोग मतलब आते हैं, they tell that okay madam ये glutathione ले लो, vitamin C का fizz ले लो and all that stuff. But then I always question myself that okay how much is the potential even, and they are not I mean not that cheap, they are costly. मतलब 1200 रुपए की सिर्फ 15 टेबलेट आती है उसकी. So I really am curious to know like will that have an effect if we have it regularly, or how it is like what is the potential? See, so इसमें है ना, I always tell my patients whenever I give glutathione कि it is a supplement. It is a supplement to your skin care. अगर आप skin care नहीं करोगे और आप glutathione लेते रहोगे तो इतना effect नहीं मिलेगा. So that's what I was saying कि बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है ग्लूटाथायोन की, इसीलिए उसको विटामिन सी के साथ कंबाइन करते हैं ताकि दोनों का इफेक्ट आए. बट अगेन उसका भी एक लिमिट होता है. यू कैन नॉट कीप ऑन टेकिंग दोस टैबलेट्स जस्ट बिकॉज उसको आपसे अच्छा लग रहा है एंड ऑल दैट. सो वही है, खुद से तो नहीं ही लेना है. इफ़ देर इज़ अ ब्राइड, अगर कोई फंक्शन है तो आप 1 to 2 months कोई डॉक्टर को पूछ के आप ले सकते हो. बट एफिकेसी काफ़ी कम है उसकी, लाइक मे बी 20% और समथिंग. सो इट्स नॉट दैट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू द IV इंजेक्शंस. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लोगों को ऐसा लगता है कि जो स्पॉट्स आते हैं स्किन में लाइक एक्ने मार्क्स और पिगमेंटेशन, वो उससे लाइट हो जाएगा ग्लूटाथायोन से. बट ग्लूटाथायोन नेवर वर्क्स ऑन टारगेटेड ट्रीटमेंट. इट वर्क्स एज अ होल बॉडी स्किन लाइटनिंग, स्किन को सॉफ्ट करता है, सपल करता है. सो अगर आप ग्लूटाथायोन लेते रहोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि ये सब मार्क्स लाइट होंगे तो वो नहीं होगा. उसके लिए तो क्रीम्स यूज़ करने पड़ेंगे. ओके. दैट आंसर वाज रियली वंडरफुल. मतलब मेरा खुद का ही बहुत सारा डाउट था जो क्लियर हो गया. ऑल्सो अबाउट द कोलेजन सप्लीमेंट्स दैट दीज पीपल आर नाउअडेज एजिंग से बचने के लिए बोल रहे हैं, एजिंग को रिवर्स करना है एंड ऑल दैट स्टफ. सो दे आर सो मच इनटू कोलेजन सप्लीमेंट एंड मोस्ट ऑफ इट आई बिलीव इज अ नॉन वेजिटेरियन सोर्स से ही आता है. बट देन देयर आर वेजिटेरियन ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट. सो आई वुड लाइक यू टू हाईलाइट ऑन लाइक
is it right to use collagen? What is the right age? What is the right way of taking collagen? When a person should take collagen? Like I'm sure, I mean I'm not sure, but then you can tell me that whether it can reverse it, how it will be impacting on the aging and all that stuff. Right. So see, collagen even I have like around 2 to 3 patients every day asking me for a collagen supplement. ठीक है, and that is also as you said glutathione की तरह वो भी expensive ही आते हैं. कोलेजन का भी ऐसा ही है, सिमिलर टू ग्लूटाथायोन, कि जब हम उसको इंजेस्ट करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होके बहुत ही कम अमाउंट में हमारे स्किन तक पहुंचता है. व्हाट कोलेजन डज इज कि वो एक दूसरे एसिड का proportion बढ़ाता है, which in turn increases the amount of hyaluronic acid in our skin, because of which it will increase the hydration and the suppleness of the skin. ठीक है, so वो थोड़ा internally जो supple लगती है skin थोड़ी, because hydration बढ़ेगा तो skin tight भी लगेगी. But लोगों को लगता है कि anti aging मतलब उनके सारे wrinkles disappear कर देगा, sagging को ऐसे, skin को ऐसा कर देगा. That is not gonna happen. So as far as you have realistic expectations, there is no harm in taking collagen, but of course again under someone's supervision, not just a dermatologist, any physician can also give collagen. There is no harm, but because again collagen is a protein and सारा protein kidney से निकलता है body में से. अगर आप बहुत ज़्यादा protein overload कर दोगे kidney को post 35 or 40, then you can get something else, कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी. सो उसको लिमिट में लेना है, किसी को पूछ के लेना है, बट अदरवाइज इट डज वर्क वेरी वेल. पर्सनली मैंने जब ट्राई किया था कोलाजन, अभी मैं नहीं लेती हूँ, बट व्हेन आई ट्राइड आई फाउंड अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन माई एनर्जी लेवल्स. स्किन हेयर में था इम्प्रूवमेंट, बट इट वॉज मोर ऑन माई एनर्जी लेवल्स. आई फेल्ट बेटर. वर्कआउट करने के टाइम पे भी जो एग्जॉशन होता है वो थोड़ा कम हो गया. सो येस, इट डेफिनेटली हैज़ बेनिफिट्स. ओके, एंड सो हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू टेक? बिकॉज कई लोग होते हैं कि बस 15 दिन लिया एंड देन दे एक्सपेक्ट कि हाँ अभी कुछ फर्क दिखना चाहिए. या I believe in sustainable approach, right? So how long would a person have to take? So to see good results, I think around 2 to 3 months at least. On maybe 3 or 4 days a week you can take, and you can start. Not every day, but not every day. 3 to 4 days a week. And is it advisable that specifically when you're doing some muscle activity or some kind of an exercise is only when you have to take it? No, you can take it any time. Even if someone is not doing muscle activity, you can take it. There is no issue in that. But make sure कि कोई और medical आपको issues नहीं है, जैसे thyroid नहीं है, कुछ भी नहीं है, because again drug interactions होते हैं, रीनल एक्सक्रीशन होता है दूसरे ड्रग्स का. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जो 2 ड्रग्स का रीनल एक्सक्रीशन हो रहा है, सपोज अगर कोलेजन बहुत ज़्यादा ले रहे तो दूसरा वाला ड्रग का एक्सक्रीशन स्लो हो जाएगा, सो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में बढ़ जाएगी. सो दीज आर द इंटरेक्शंस व्हिच कैन हैपन. सो दैट्स व्हाई खुद से नहीं लेना चाहिए. ओके, एंड अनदर क्वेश्चन दैट ऑलवेज पॉप्स अप ऑन माई माइंड, इट इज सिंस द टाइम व्हेन आई यूज्ड टू वर्क विद VLCC. सो वहाँ पे हम लोग बोटॉक्स, फिलर्स एंड यू नो वो सब सेल करते थे. राइट. मतलब पर्सनली आई हैव सीन पेशेंट्स, आई मीन क्लाइंट्स जिनके ऊपर बोटॉक्स ट्रीटमेंट करी है. आई एम श्योर लाइक अगर वो अच्छे डॉक्टर्स करते हैं तो इतने इश्यूज नहीं आते. बट देन आई हैव सीन फ्यू ऑफ माई फ्यू पीपल एंड फ्यू ऑफ माई क्लाइंट्स की बोटॉक्स कराने के बाद ओरिजिनल ब्यूटी खत्म हो जाती है, इज व्हाट आई फील. बट देन मतलब हाउ मच इज इट नेसेसरी? लाइक बोटॉक्स कराना चाहिए, फिलर्स कराने चाहिए, लिप जॉब कराना चाहिए, व्हाट इज इट? आई मीन राइट. सो सी ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कराना चाहिए कि नहीं. बट सो आई विल एक्सप्लेन कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स ना 2 टाइप के होते हैं. वन इज़ प्रिवेंटेटिव एंड वन इज़ ट्रीटमेंट बेस्ड. सो प्रिवेंटेटिव में देयर इज़ समथिंग कॉल्ड माइक्रो नीडलिंग है, हाइफू है, जो मशीन बेस्ड है एंड इतना इंजेक्टेबल इन्वॉल्व नहीं होता है. सो इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दोज ट्रीटमेंट्स से पोस्ट 30, तो बोटॉक्स और फिलर्स या तो कम कराने पड़ेंगे या तो थोड़ा लेट कराने पड़ेंगे. अगर आपको कराना है तो या तो नहीं कराना है तो नहीं भी करा सकते. यस, पोस्ट 30. एंड बोटॉक्स एंड फिलर्स आर बेसिकली ट्रीटमेंट बेस्ड. कि सपोज इधर आपको जिन कुछ लोगों को जैसे बहुत फ्राउन करने की आदत है तो दे गेट लाइन्स ओवर हियर, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ स्माइलिंग थ्रू आउट द ईयर्स यू गेट क्रोज फीट, दैट इज लाइन्स ओवर हियर. सो बोटॉक्स एंड फिलर्स आर यूज्ड टू ट्रीट those problems. They are targeted treatments. अगर किसी का because of age volume यहाँ पे कम हो जाता है, so you kind of put fillers here to kind of increase the volume. अगर with time with age lips भी पतले हो जाते हैं, so you put
a little bit of fillers to kind of enhance your lips. Under eyes में भी because थोड़ा sagging होता है, hollowness हो जाता है, so you put a little bit of fillers here to kind of improve that appearance. But I personally always, when a patient comes to me और बोलता है कि मुझे बोटॉक्स कराना है, I always under treat, right? So suppose अगर forehead में wrinkles आ रहे हैं ना, I think कि इसको 30 units की ज़रूरत है, I will always give 20 units first. And Botox का result instant आ जाता है, 3-4 days में you get the result. And then I tell the patients कि if you feel that this is good, if you feel that this is natural, then let us continue with this. 10 units में और नहीं दूंगी. अब patient को ही ऐसा है कि नहीं मुझे completely चले करा निकालने हैं, तो मैं और 10 units दे दूंगी. So it is a very subjective choice, but of course पहले लोग ऐसे थे जिनको बहुत प्लास्टिक अपीयरेंस चाहिए था, बट नाउ विद टाइम एवरीवन वांट्स टू एज वेरी नेचुरली, ग्रेसफुली. सो दे से कि थोड़े बहुत दिखेंगे तो चलेगा, एकदम नहीं दिखने चाहिए. सो आई ऑलवेज अंडर ट्रीट. सो देर आर डॉक्टर्स, अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स आर लाइक मी नाउ, बट देर आर फ्यू डॉक्टर्स हु विल इंजेक्ट मोर एंड मोर, बिकॉज बेसिकली क्या होता है कि द प्राइसिंग ऑफ बोटॉक्स इज बेस्ड ऑन द यूनिट्स यू इंजेक्ट, राइट? सो जितने कम आप यूनिट्स इंजेक्ट करोगे आपको भी ठीक रहेगा, थोड़ा नेचुरल लुक लगेगा. सो whenever you go to a doctor, you tell them your expectations कि आपको कैसा लुक करना है. अगर आपको चाहिए कि थोड़ा नेचुरल रहे, लेस यूनिट्स इंजेक्ट करेंगे, वो इट विल बी फाइन. ऐसा पुराने ज़माने में बहुत होता था, बहुत ज़्यादा इंजेक्ट कर देते थे सब, सो दैट वो टिपिकल वो डक अपीयरेंस हो जाता लिप्स का, एंड एकदम एक्सप्रेशनलेस. दैट वो एक्सप्रेशन और रो रहे हैं, हंस रहे हैं, वो पता ही नहीं चल रहा है. देयर इज नो फ्राउनिंग, द थिंग इज देयर, बिकॉज आई मीन वो मसल इतना स्टिफ हो जाता है कि दे कांट शो द एक्सप्रेशन ऑन द फेस. सो इज देयर एनी साइड इफेक्ट? लाइक मैंने कभी मतलब पास्ट में मैंने सुना है कि हेडेक होता है अगर यहाँ कहीं पे लिया है, ऐसा कुछ. आई मीन आई जस्ट वांट यू टू हाईलाइट ऑन दैट. सो टचवुड अभी तक I have not encountered anything, but in fact migraine जैसे में botox is used to treat migraine. Oh, okay. Like that. जिनको यहाँ पे cervical migraine होता है तो वहाँ पे वो muscle में they inject botox to kind of treat it. So temporary, because we are actually injecting some fluid in your skin. So temporary 1-2 दिन के लिए थोड़ा heavy लग सकता है, headache भी हो सकता है, but after that there is nothing. There is nothing. Yeah. Okay. And same goes for fillers and yes, everything. Fillers also. So fillers में the good thing is that कभी-कभी ज़्यादा इंजेक्ट हो गया and if you want कि नहीं कम करना है, so there is एक दूसरा एक एंजाइम भी आता है जो अगर हम इंजेक्ट करें तो इंस्टेंटली पूरा फिलर डिजॉल्व हो जाता है. सो इट इज़ वेरी मच रिवर्सिबल. बोटॉक्स के साइड इफ़ेक्ट्स कभी कभी होता है जिसमें आपने देखा होगा कुछ सेलिब्रिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, सो दैट कैन काइंड ऑफ स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम. And how frequent would they have to go for these treatments if they once do it? Yeah, so Botox is anywhere between 4 to 6 months. Okay. And filler, depending on the kind of filler they get done, around 1 to 1.5 years. Okay, and there is something called thread lift also. I mean, just to tighten the face. Yeah. Is it so? What kind of threads do they use, and how does it work with the skin? So they are mono threads only, and हम सिर्फ उसको स्किन में डालते हैं. दैट इज़ फॉर पीपल हु हैव एक्सट्रीम सैगिंग, राइट? बहुत ज़्यादा सैगिंग हो गया है तो वो थ्रेड्स डाल के पूरी स्किन को लिफ्ट कर देते हैं. दैट सो आई पर्सनली डोंट डू थ्रेड्स, बट इट इज़ ऑल्सो अ गुड प्रोसीजर इफ़ यू वांट के सपोज 60s में, लेट 60s में जब बहुत ज़्यादा सैगिंग हो गई है तब जाके थ्रेड्स की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज यू डोंट नीड. And only if in that 60s if you really want to look exactly like 30. Yes. I personally feel that aging gracefully is the best thing to carry on, because then वो artificial लगता है, because you should look at your age at times. And nowadays मतलब मैं भी जैसे trending मतलब कुछ भी देख रही होती हूँ Instagram पे, उस पे they always promise glassy skin, poreless skin. तो मुझे ऐसा लगता है इज इट अ ट्रूथ, और आई मीन वो ऐसा हो सकता है बिकॉज आफ्टर सर्टन एज, अगर आप 20-25 ईयर्स हो तब तक यू विल हैव दैट काइंड ऑफ अ स्किन, बट हैविंग एन एक्सपेक्टेशन ऑफ हैविंग अ ग्लासी, पोरलेस, स्पॉटलेस स्किन, इज इट आई मीन इज इट पॉसिबल इवन आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, 35 के बाद ले लो, या पोस्ट नियरिंग टू मेनोपॉज? आई हैव सीन फ्यू फीमेल्स जिनके होते हैं एक्चुअली, बट किसी के होते हैं और किसी के क्यों नहीं होते हैं. लाइक इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट ऑन दैट. सी
फर्स्ट तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक्स, राइट? सो कोरिया में ग्लासी स्किन इसलिए इतना फेमस है बिकॉज उनकी जेनेटिक्स ही ऐसी है कि नहीं होते उनको ओपन पोर्स, राइट? अब हमारे कंट्री का देख लो, सो यू इफ़ यू वांट इट इज़ पॉसिबल, बट यू हैव टू बी ऑब्सेसिव अबाउट योर स्किन केयर। देन यू हैव टू बी ऑब्सेसिव अबाउट स्किन केयर। आपको ट्रीटमेंट्स भी बहुत रेगुलरली कराती रहनी पड़ेगी। पॉसिबल तो सब कुछ होता है इफ़ यू आर रेडी टू गेट इट डन, बट पर्सनली मैं किसी को पुश नहीं करती उसके लिए अनलेस समवन टेल्स मी कि करो, बिकॉज आई पर्सनली फील कि ये वही कि एजिंग ग्रेसफुली, सो ओपन पोर्स धीरे धीरे आते हैं। आप जितना हो सके स्किन केयर करो वंस इन 3-4 months, एज आई टोल्ड यू माइक्रो नीडलिंग। सो माइक्रो नीडलिंग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ट्रीटमेंट्स, आई ऑल्सो डू इट ऑन माई सेल्फ। सो वो कराते रहो। सो जितना नॉर्मल दिखना चाहिए उतना दिखेगा, बट पॉसिबल तो होता ही है। पोरलेस स्किन, ग्लास लाइक स्किन इंडिया में आई वुड से कि नहीं पॉसिबल होगा बिकॉज ऑफ द सन, बिकॉज ऑफ आवर जीन्स अगेन, and because of the rising hormonal issues that people are having in India. So that is not possible, but I feel minimum चीज़ें अगर आप राइट टाइम से स्टार्ट करोगे तो आगे जाके बहुत इलेबरेट चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बट देन आई एम श्योर विद द प्रोडक्ट्स जो क्लेम करते हैं, जैसे हमारे न्यूट्रिशन में भी क्लेम्स होते हैं, हेल्दी है एंड हाई ऑन प्रोटीन एंड दिस एंड दैट, बट वी एक्चुअली नीड टू रीड द लेबल एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। सो इज देयर एनीथिंग दैट यू कैन गाइड ऑन, यू नो, जब वो कोई प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, मे बी अ सनस्क्रीन और समथिंग दैट प्रॉमिसेस ग्लास लाइक स्किन और नो पोर्स, समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ टोनर्स आते हैं कि भाई आपके पोर्स बंद हो जाएंगे। सो हाउ इज दैट, आई मीन हाउ मच इज दैट efficacy of those products on the claims that they do? Will that only product impact on the skin type? No. So you will have to so see, if a person of 20 years buys a salicylic acid serum and uses it on a regular basis, so उसके सारे pores सिर्फ वो सीरम से चले जाएंगे। But 20 years, yeah, 20 years। फिर उसके बाद जैसे जैसे होगा, so you will need ट्रीटमेंट्स लाइक एज आई सेड माइक्रो नीडलिंग, जिसकी वजह से वो नेचुरली आपका कोलेजन स्टिम्युलेट करेगा और उसकी वजह से पोर्स श्रिंक होंगे। आप पोस्ट 30 यू कैन ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग रेटिनॉल। रेटिनॉल की वजह से भी आपके पोर्स काफ़ी हद तक श्रिंक होंगे। बट यही है कि लोगों को लगता है कि ओपन पोर्स एक डिजीज़ है कि उसको आप थोड़ा ट्रीट करोगे फिर वो चले जाएंगे, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज धीरे धीरे आपकी स्किन लूज होगी तो वो उनका अपीयरेंस बढ़ जाएगा। करेक्ट। या सो इट इज़, सो क्लेम्स, कोई भी क्लेम पे तो नहीं जाना है। सबसे पहले तो जस्ट हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अगेन यू स्टार्ट यूजिंग स्किन केयर एट द राइट टाइम, तो इट शुड बी गुड। सो लाइक न्यूट्रिशन में हम बोलते हैं, इवन अभी मैंने म्यूचुअल फंड वालों के साथ किया था, तो आई ऑलवेज से दैट early and right investment is going to give you, right? Exactly. So it is normally क्या होता है लोगों को जब वो चीज़ें दिखने लगती है स्किन पे, I'll talk about myself also, like when I was in 20, 25, 30, मैंने कभी इतना स्किन केयर, आपके पास आने के बाद तो मैंने सनस्क्रीन लगाना शुरू किया, right? So I was never that because my skin was naturally good at that time. तो मुझे कभी वो नीड ही फील नहीं हुई। So अभी when I'm like not touching, I mean I've crossed 40 already, so अभी I feel that okay, so even I tell myself, Shweta, you should have invested little bit early at the age, right? So what exactly do you think that ऐसा skin में change आता है after 35? What could be the main reason कि क्यों 35 के बाद ज़्यादा skin में changes देखने को मिलते हैं? See, so the main reason is hormones and of course mid-30s में peak stressful life होती है, बच्चे संभालते हैं, वर्क संभालते हैं, घर संभालते हैं, एवरीथिंग। जो चेंजेस आते हैं वो एजिंग वाइज अगर हम देखें तो इलास्टिन कम हो जाता है, कोलेजन ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। जो बैरियर की मैं बात कर रही थी, सो हमारी सबकी स्किन में एक बैरियर होता है जो बाहर की चीज़ों को अंदर आने से रोकता है। नाउ दैट बैरियर धीरे धीरे इट कीप्स ऑन गेटिंग डैमेज थ्रू ईयर्स, राइट, बिकॉज ऑफ विच एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड कैन कम एंड इरिटेट योर स्किन। सो वो बैरियर धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। पिगमेंटेशन की बात करें तो जो मेलानोसाइट्स होते हैं जो एक्चुअल पिगमेंटेशन बनाते हैं उनका नंबर कम हो जाता है, लेकिन उनकी साइज़ जो एग्जिस्टिंग है उनकी साइज़ बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ विच पिगमेंटेशन होता है, सनस्पॉट्स होते हैं, फ्रेकल्स होते हैं। So these are the things that happen with skin because of the reduced barrier function. Hydration भी कम हो जाता है जिसकी वजह से स्किन डल और ड्राई हो जाती है। ड्राई स्किन में रिंकल्स, फाइन लाइंस ज़्यादा दिखने लगते हैं। सो अल्टीमेटली तो ये सब hormonal changes ही है, बट ऑफ कोर्स थ्रू years of sun exposure, अगर आपने सनस्क्रीन नहीं यूज़ किया है, सो ये क्यूमुलेटिव डैमेज स्टार्ट होता है
दिखना स्टार्ट होता है आफ्टर 35। यस राइट, सो आई हैव आल्सो सीन लाइक यू नो प्यूबर्टी हिट किया, फिर मेनोपॉज हिट किया या प्री पेरी मेनोपॉज ले लो, acne has always been a problem to many. Yes. Right, including me. Right, so despite of a healthy lifestyle and eating habits are healthy, someone might still have those acne issues. So अभी जो प्यूबर्टी हिट करने के बाद जो एक्ने आते हैं एंड एडल्ट एक्ने, दोनों में क्या डिफरेंस है? आई मीन आर दे सेम? बिकॉज उसको पहले हुआ था यंग के टाइम पे, तो इज इट नेसेसरी कि उसको एडल्ट एज में भी आएगा ही एक्ने? सो सी, प्यूबर्टी में भी हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं, अडल्ट एक्ने में भी हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं, बट जो अडल्ट एक्ने का जो हार्मोन अफेक्ट जो करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। प्यूबर्टी में जो होता है वो थोड़ा बहुत करके, मतलब व्हाट इट डज इज़ थोड़ा पोर्स क्लॉग कर देता है, थोड़ा ब्लैक हेड्स दे देता है, इतने ज़्यादा रेड इन्फ्लेम्ड एक्ने नहीं आते हैं प्यूबर्टी में मोस्ट ऑफ द लोगों को। बट अनलेस अगर आपकी तब भी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होगी, अगर बहुत जंक डेयरी शुगर का है, तो तभी भी उतने ही आते हैं। बट सो द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एक्ने एंड PCOS, मतलब ये जो हार्मोन एज रिलेटेड एक्ने है, इज़ दैट के वो एज रिलेटेड एक्ने, अडल्ट एक्ने यूजुअली जॉ लाइन में होता है बिकॉज इट इज़ मोर ऑफ हार्मोन रिलेटेड एंड दे आर ग्रेड 3। सो पस्ट्यूलर एक्ने होते हैं, इन्फेक्टिव एक्ने होते हैं, एंड ऑल्सो दे आर वेरी मच रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट। सो ऐसा नहीं होगा, अगर आप टीनेज हो तो आप 3-4 महीना प्रॉपर ध्यान रख लोगे तो होपफुली आपको और 3-4 महीने क्लियर स्किन रहेगी। बट इधर ऐसा नहीं होगा, इधर ऐसा होगा कि आप थोड़ा प्रोडक्ट यूज़ कर दोगे, फिर आप बंद कर दोगे तो और ज़्यादा आने लगेंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंटली वो एक्ने को ट्रीट कर रहे हो। ओके, बट देन इज इट पॉसिबल लाइक एडल्ट एक्ने को, आई मीन यस आई नो प्यूबर्टी वाला तो अगर आप थोड़ा एज के बाद 2-3 साल बाद वो कम भी हो जाता है, स्किन आपकी रिजुविनेट भी हो जाती है, बट एडल्ट एक्ने समथिंग, इज इट इवन, आई मीन यू सेड दैट इट इज वेरी जिद्दी वाला होता है कि वो नहीं जाता है, राइट? बट देन इज देयर अ वे वेयर वी कैन कुछ टेस्ट करा के चेक करा ले कि वाई, एटलीस्ट रूट कॉज क्या है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सी, रूट कॉज फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपके हार्मोन्स वैसे तो नॉर्मल ही होते हैं, बट जो फ्लक्चुएशन आता है ना हार्मोन में, वो जो कोई टेस्ट नहीं कैच कर पाएगा, बट जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन आते हैं वो पिंपल देके जाता है यूजुअली। सो मैनेज तो डेफिनेटली हो पाएगा, बट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट योर डाइट, योर स्लीप, योर फिटनेस एंड अगेन स्किन केयर। एंड ऐसा नहीं है कि वन प्रोडक्ट विल फिट ऑल, कि अगर एक प्रोडक्ट दे दिया डॉक्टर ने वो आप लगा करो, बिकॉज मैंने जैसे बोला वो बहुत रेजिस्टेंट होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक प्रोडक्ट एक बार ब्यूटिफुली काम करे, पर 3-4 महीने के बाद फिर वो नहीं काम करेगा, सो वो चेंज करते रहना पड़ेगा। सो जस्ट लाइक मेलाज्मा, राइट? सो मेलाज्मा ऑल्सो डज नॉट हैव समथिंग विच इज़ परमानेंट कि आप एक ही क्रीम यूज़ करते रहो, बिकॉज एक पॉइंट के बाद वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। सो यू विल हैव टू, थोड़े डॉक्टर के आपके चक्कर बढ़ जाएंगे, नॉट लाइक बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं, बट 2-3 मंथ्स में वील हैव टू चेंज इट, एंड यू माइट ऑल्सो काइंड ऑफ रिक्वायर मोर ट्रीटमेंट्स एज कम्पेयर टू टीनेज एक्ने। टीनेज एक्ने में मैं यूजुअली ट्रीटमेंट्स नहीं करती हूँ, बट इसमें ट्रीटमेंट माइट ऑल्सो बी नीडेड। ओके, सो लाइक PCOS अगर हम केस लेते हैं तो उसमें तो रहते ही एक्ने, मतलब सो हाउ वुड यू यू नो डिफर, आई मीन नॉर्मल एक्ने और PCOS एक्ने, सो किस तरह से हम उसको मतलब डिफर कर सकते हैं? राइट, सो नॉर्मल एक्ने कैन हैपन एनी पार्ट ऑफ द फेस, इट कैन हैपन ऑन फोरहेड, इट कैन हैपन ऑन चीक्स, it can happen on the lower jaw. PCOS acne is usually on the lower jawline में, it can also extend to the neck. Okay, they are again more inflamed, more red, more painful and more pustular. So patient मुझे आके यही बोलते हैं कि मैम दर्द हो रहे हैं ये एक्ने में। So PCOS acne usually like that. PCOS acne are often likely to be accompanied with truncal acne because PCOS में back acne भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। Again PCOS acne में you can also see other signs of PCOS like increased hair growth on the face, फिर skin tags होते हैं patients को, so that is also there, and again difficult to treat and persistent, वो रहते ही है, and PCOS acne में you will need treatments to kind of control it because पेशेंट्स को मैं पूछती हूँ कि पीरियड्स रेगुलर है तो दे लाइक या पीरियड्स तो रेगुलर है बट फिर भी हो रहा है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट समथिंग कॉल्ड स्किन PCOS, व्हिच इज जस्ट लिमिटेड टू द स्किन। सो इतना ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं है कि पीरियड्स में रिफ्लेक्ट करे,
बट थोड़ा बहुत है जिसकी वजह से पिंपल्स है और नहीं जा रहे हैं। Okay. सो उसमें फिर वील हैव टू इधर स्टार्ट यू ऑन ओरल मेडिकेशंस, कुछ लोगों को ओरल मेडिकेशंस नहीं लेने होते देन ट्रीटमेंट्स, बट ईदर ऑफ द टू आर यूजुअली रिक्वायर्ड। ओके, सो नॉर्मली जो हम फिर वो देते हैं ओरल ट्रीटमेंट में, तो वुड इट बी something that will pacify or balance the hormone, or it is just for the acne that we So first will be definitely just for the acne जो oral retinol हम देते हैं। So first choice is always that OC pills और contraceptive pills जितना हो सके मैं नहीं देती हूँ पर्सनली, और अगर देती हूँ तो मैं गायनेक के साथ एक बार कोऑर्डिनेट करके फिर ही देती हूँ। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ओरल रेटिनॉल से कंट्रोल हो जाते हैं, ऐसा है। बट ओरल रेटिनॉल्स आर अगेन नॉट समथिंग, बिकॉज वो आप लेना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएंगे, स्किन एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी, बट वो भी कॉन्स्टेंटली नहीं ले सकते हो आप। सो दैट्स वाई फॉर PCOS एक्ने इट्स 50% लाइफस्टाइल एंड 50% स्किन केयर। सो बट देन लाइक अभी आपने बोला कि OC pill and all that भी एक it is a way we can treat, but then I normally when I meet PCOS patients like you know जिनको periods के भी issues हैं, they are already on OC pills, but then still I see the acne and hirsutism in them. So how would that be? So OC pills का यही होता है, that's why I also don't prefer कि sometimes it also kind of aggravates acne. Correct. Right? And the OC pills that we give for that, the ones that we give for acne are also sometimes different course, different होता है. So I personally don't give OC pills for acne. I try to manage it with creams, थोड़े strong creams, oral retinols, peels, chemical peels and lifestyle changes. Okay, right. So hirsutism के लिए भी like people go for laser treatment. Yes. But then is it the permanent solution? Because what I understand is it is internal, right? Yes. So कितना भी आप laser करा लो, Right. I mean you tell me like is it so absolutely. So मैं patients अगर मेरे पास आते हैं and they ask about full body laser, so I always tell them that the least results you're going to get in the lower face. Correct. Because it is an area which is affected by hormones. So 80 to 90% growth reduction you can expect after 8 to 10 sessions. But say अगर ऐसा हुआ कि 19-year-old girl comes and gets these sessions and उसके बाल पतले हो गए, growth कम हो गया, she is happy, but then there are chances that अगर वो future में जाके if she gets pregnant or postpartum, then that can be reversed also. वो hair thick भी हो सकते हैं वापस. Okay. Yeah, so then you have to make an informed decision about what is more important to you. अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे नहीं ही चाहिए बाल, then you keep on getting lasered and there is nothing wrong in that. But ये expectation नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल बाल चले जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा. Because of the hormones, right? So and just not the lower face. So areas which are affected by hormones is lower face, nipples, midline of the abdomen and upper bikini. ये 4 areas है जहाँ पे hormones affect करेंगे और फ्यूचर में कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वहाँ का रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है. ओके, एंड मतलब मैंने ऐसा भी सुना है, लोगों को ऐसा मिथ है, आई मीन बिलीफ है दैट आप लेजर कराते हो तो फॉलिकल ही जल जाता है तो बाल तो आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं. राइट, सो मे बी इफ यू कैन क्लियर दैट. सो बेसिकली लेजर हेयर रूट को टारगेट करता है, वो उसको टेम्पररी जलाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस नहीं आएंगे. विथ ईच सेशन वो बाल पतले होते जाएंगे, धीरे धीरे एक थोड़े थोड़े बाल बीच में मतलब दे गो अवे. बट लोअर फेस में एंड द एरियाज दैट आई मेंशन्ड ऐसा नहीं होगा कि सारे बाल चले जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएगा ग्रोथ, पतले हो जाएंगे बाल, बट सम ऑफ द हेयर्स विल कम ऑन. एंड एरियाज लाइक से अंडर आर्म्स है, लोअर लेग्स है, दीज आर द एरियाज जहाँ बिल्कुल हार्मोनल इन्फ्लुएंस नहीं है. सो वहाँ पे आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा दैट्स गोइंग टू बी परमानेंट. एंड व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक एज पर यू, जो आपके पास आपके पेशेंट्स आते होंगे कि PCOS के केस में, PCOS एक्ने के केस में या नॉर्मल एक्ने के केस में, सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो वो करते हैं फॉर द राइट. See, first the biggest mistake I feel is they don't give enough importance to lifestyle changes. उनको ऐसा लगता है कि क्रीम्स आप लगा दोगे तो मैजिक हो जाएगा, एंड फिर वो कुछ भी खाए, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, एंड प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, पैकेटेड फूड्स खाते हैं, डेयरी काफ़ी कंज्यूम करते हैं. सो इफ़ यू कीप ऑन डूइंग दैट, एंड ऑफ कोर्स सेडेंट्री लाइफस्टाइल तो बहुत ही हो गई है, सो इफ़ यू डोंट डू ऑल ऑफ दिस एंड यू एक्सपेक्ट कि आपके क्रीम्स मैजिकली वर्क करेंगे तो ऐसा नहीं होगा. दूसरी बात जो बहुत कॉमन है स्क्रबिंग. सबको पता नहीं स्क्रबिंग से जो ऑब्सेशन है, एवरीवन इज लाइक कि मैं पार्लर में जाके स्क्रबिंग करा देती हूँ मैम तो सब क्लियर हो जाएगा, बट स्क्रबिंग कैन
really damage your skin, especially if you have acne. Other people can do it, but I would still not recommend anyone to do scrubbing, because जैसे मैंने बैरियर के बारे में समझाया कि सबके स्किन में बैरियर होता है, तो वो स्क्रबिंग से वो फिजिकली वो बैरियर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से पिंपल्स ज़्यादा हो सकते हैं. So these are the two things that I feel are the biggest mistake. So what could be a consistent skin care that you would recommend for the PCOS patients or anyone who has adult acne or normal acne? Right. So see, so you're telling me the steps, right? Correct. So morning में face wash करो, niacinamide based serum in the morning and the sunscreen on the top of that. And night में after washing the face you use a gel based moisturizer and a salicylic acid serum at night. If it is an adult acne patient, along with salicylic acid I would also like to combine a little bit of retinol so that you get good anti-aging also and acne control. तो अभी जैसे आपने एक्ने के लिए बोला कि आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड ये लगा सकते हैं, क्या कहते हैं, फेस वॉश यूज कर सकते हैं या क्रीम्स एंड ऑल दैट स्टफ. मेरा क्वेश्चन एक था, जैसे फूड लेबल्स हम करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट में हम लेबल रीड करते हैं to identify whether that product is right or not. Is there any way we can judge that ये प्रोडक्ट में जो क्लेम किया है वो सही में सही प्रोडक्ट है कि नहीं? I know it has more of scientific names, and it is not that easy as we can do it in the food label, but then is there any small tricks which anyone should Okay, so I think हम प्रोडक्ट वाइज जाते हैं. अगर आप सनस्क्रीन चेक कर रहे हो तो सनस्क्रीन में यू नीड टू चेक SPF एंड PA फैक्टर बोथ. सो सब SPF पे बहुत फोकस करते हैं. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ UV रेज, वन इज UVA एंड वन इज UVB. UVA विल प्रिवेंट एजिंग एंड UVB विल प्रिवेंट सनबर्न. सो मैं उसी तरह याद रखती हूँ, A एंड B, राइट. सो PA फैक्टर आपको UVA का बताएगा कि वो कितना प्रिवेंट करता है, उसके लिए कितना एफिशिएंट है. एंड SPF विल फोकस ऑन UVB, राइट. और इंडिया में UVA भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है, राइट, बिकॉज UVB इतना इसीलिए है बिकॉज इट इज़ मोर ऑफ अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, बिकॉज वहाँ सनबर्न कैंसर्स वगैरह ज़्यादा होते हैं. सो बोथ द थिंग्स यू नीड टू सी के PA फैक्टर 3 इज मिनिमम फॉर इंडियन स्किन एंड SPF इज 30. उतना मिनिमल एक्सपोजर, यस 30 चाहिए. सो उससे ज़्यादा भी इतना ज़्यादा फर्स्ट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज 30 विल प्रोटेक्ट यू अराउंड 94% एंड 50 अराउंड 97%. सो उसमें फर्स्ट मत करो. 30 मिनिमम आप रेगुलरली यूज़ करो, ठीक है. अब मॉइस्चराइज़र की बात करें तो समवन हु हैज़ एन ऑयली स्किन और एन एक्ने प्रोन स्किन शुड यूज़ ईदर अ जेल बेस्ड और अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र, एंड समवन हु हैज़ ड्राई सेंसिटिव स्किन शुड यूज़ ईदर वेरी थिक क्रीम बेस्ड जिसमें सेरामाइड्स है, स्क्वालिन है. सो ये सब वर्ड्स आप देख सकते हैं. फेस वॉश में सेम है, अगर ऑयली स्किन है सो यूज़ अ जेल बेस्ड फेस वॉश, अगर ड्राई स्किन है सो यूज़ अ जेंटल फेस वॉश. एंड जो नाइट क्रीम्स अगर आप देखने जाओ, सो पीपल हु हैव एक्ने प्रोन स्किन शुड, कोई भी आप जैसे इवन आप मेकअप भी लेते हो, कोई क्रीम लेते हो, इट शुड बी नॉन कोमेडोजेनिक. सो वो आपको फाइंड आउट करना है, बिकॉज कोमेडॉन्स इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स. सो जो भी क्रीम ऐसा बोलती है कि वो नॉन कोमेडोजेनिक है, मीन्स इट्स नॉट गोइंग टू कॉज ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्ने, राइट. सो यू हैव टू सी द वर्ड कॉल्ड नॉन कोमेडोजेनिक. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू लुक फॉर. एंड 2 to 3 ऐसे इंग्रेडिएंट इन एनी ब्रांड्स और एनी बॉटल्स जो देखते ही प्रोडक्ट रख देना चाहिए. सी आई फील के इंग्रेडिएंट्स तो सारे ही अच्छे हैं, बट जैसे आपने बताया कि एनीथिंग दैट ओवर प्रोमिसेस, जैसे देर आर क्रीम्स दैट से कि इंस्टेंट फेयरनेस देगा, सो वो आप रख दो, बिकॉज ऐसा नहीं होगा किसी से भी. सो फॉल्स क्लेम्स आर टू बी रिजेक्टेड, बट इंग्रेडिएंट्स सारे ही अच्छे हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप. अब मेरे पास सब पेशेंट्स आके व्हेन आई आस्क देम फुल ऑफ एक्ने स्किन, द फेस इज फुल ऑफ एक्ने एंड दे यूज विटामिन सी, दे यूज हाइलोरॉनिक एसिड. सो विटामिन सी से भी एक्ने होते हैं, हाइलोरॉनिक एसिड भी आपकी स्किन को ओवर हाइड्रेट कर देगा जिसकी वजह से वो ब्रेकआउट करेगा. सो दैट इज द रीजन आई कीप ऑन टेलिंग पेशेंट्स कि भले ही आपको वो इन्फ्लुएंसर ने बताया हो कि आप विटामिन सी यूज करो, हाइलोरॉनिक एसिड यूज करो, बट दैट इज नॉट फॉर योर स्किन टाइप. सो यू मीन टू से कि इंग्रेडिएंट्स सारे ही अच्छे हैं, प्रोवाइडेड दे हैव बीन यूज्ड एट द
right, right type time. of the skin. Yes. So जैसे मैं विटामिन सी का आपको बोलूँ, राइट, एवरीवन इज ऑब्सेस्ड विथ विटामिन सी, बट विटामिन सी अगर जैसे किसी को डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, विटामिन सी बहुत ही कम ऐसे विटामिन सी ब्रांड्स है जो उसको एक्चुअली रिड्यूस करेंगे। विटामिन सी तब यूज़ करना चाहिए जब आपकी स्किन क्लियर हो गई हो, कुछ भी ब्लेमिशेस ना हो, बट आपको उसको मेंटेन करना हो, या तो जिनकी ऑलरेडी क्लियर स्किन है उनको सिर्फ थोड़ा ग्लो चाहिए, थोड़ा डूई अपीयरेंस चाहिए, देन यू यूज़ विटामिन सी। बट फॉर ट्रीटिंग समथिंग विच इज़ लाइक अ पिगमेंटेड स्पॉट, यू नीड समथिंग विच इज़ वेरी अग्रेसिव, और वो फार्मेसी ब्रांड्स में ही आता है। सो ये जो इंस्टाग्राम पे सब सीरम्स देखते हैं और जो हम फार्मेसी ब्रांड्स देते हैं, उसमें डिफरेंस ये है कि बिकॉज ऑल दो सीरम्स आर सिंगल इंग्रेडिएंट सीरम्स, तो उसमें या तो विटामिन सी होगा, या तो कोजिक एसिड होगा, या तो नाइसिनामाइड होगा, और जो फार्मेसी बेस्ड क्रीम्स होती है उसमें ये सब कुछ प्रॉपरली एक क्रीम में एक साथ सेफली है। तो दैट इज़ अ मोर अग्रेसिव ट्रीटमेंट, एंड वो आपको ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा सेटिस्फाइंग रिजल्ट देगा रादर देन द सिंगल इंग्रेडिएंट सीरम्स। सो वो सब सीरम्स मैं भी देती हूँ, बट वंस आर मेन टारगेट इज अचीव्ड कि स्किन मतलब स्पॉट्स लाइट हो गए हैं, एक्ने चले गए हैं, उसके बाद वो मेंटेनेंस के लिए होता है। यस। ओके, सो लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। ऐसा स्किन रिजमेन आप बताए रहे दैट मेरे जैसे जो बहुत आलसी है केयर करने के लिए, क्विक थिंग्स दैट यू शुड बी विद नॉन नेगोशिएबल थिंग्स जो करना ही है, बट क्विक भी हो एंड ज़्यादा फसी नहीं हो। राइट, सो दिस इज पोस्ट 35, राइट। सो उसमें बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज़ कि इफ़ यू डोंट हैव एक्ने, आप मॉर्निंग में फेस वॉश करो, विटामिन सी सीरम लगाओ, उसके बाद सनस्क्रीन लगाओ। नाइट में अगेन यू वॉश योर फेस, डिपेंडिंग ऑन इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन और यू हैव एन ऑयली स्किन। इफ़ यू हैव एन ऑयली स्किन देन यू कैन यूज़ रेटिनॉल 3 to 4 times a day. If you have a dry skin you can use hyaluronic acid एवरी डे, राइट। सो हाइलोरॉनिक एसिड, रेटिनॉल काम सेम करता है, वो एंटी एजिंग के लिए है, फाइन लाइन्स रिंकल्स को डिले करेगा, बट हाइलोरॉनिक एसिड इज़ मेनली फॉर ड्राई स्किन, सो दैट वो हाइड्रेशन बढ़ाएगा एंड इट विल रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स। रेटिनॉल स्किन का जो ऑयल है वो अब्जॉर्ब कर देगा एंड स्किन का टर्नओवर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से वो एंटी एजिंग में हेल्प करेगा। एंड इफ़ यू हैव एक्ने देन मॉर्निंग में इंस्टेड ऑफ विटामिन सी यू कैन ऐड नाइसिनामाइड टू योर रूटीन। ओके, सो फर्स्ट एक तो आपका पहले तो एक बेस तो आएगा ही, हाँ। उसके बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइजर लगाना है, एंड देन इट इज सनस्क्रीन इन द मॉर्निंग, राइट, और रात को फेस वॉश एक प्रॉपर, हाँ, देन मॉइस्चराइजर, एंड देन आपके स्किन के टारगेट के हिसाब से यू कैन यूज एनी एक्टिव इन द मॉर्निंग। ओके, यस। अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक चाहिए तो आप मॉर्निंग का भी जो एक्टिव है, जैसे मैंने आपको बोला विटामिन सी, नाइसिनामाइड है, वो भी आप स्किप कर सकते हो, कंपल्सरी नहीं है। बट फंडामेंटल स्किन रूटीन इज ऑलवेज फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, ये तो सबको यूज करना ही है। एंड जो भी टारगेटेड थेरेपी है, या तो आप एक बार उसको रात को यूज़ करो या तो दिन में 2 बार यूज़ करो। ओके, ओके, ग्रेट। एंड आई सी योर स्किन, आई मीन इट इज, बोलते हैं ना कि जिस फील्ड में आप हैं वो दिख रहा है, राइट, आई मीन ऑन योर फेस। सो इफ यू कैन टेल योर स्किन रिजल्ट दैट यू फॉलो। सो मैं यही करती हूँ, जैसे मैंने बोला, आई वॉश माई फेस इन द मॉर्निंग, आई यूज़ अ मॉइस्चराइजर, आई यूज़ अ विटामिन सी सीरम एंड आई यूज़ अ सनस्क्रीन। रात को अगेन आई यूज़ अ फेस वॉश, अ मॉइस्चराइजर एंड ऑल्टरनेट डे हाइलोरॉनिक एंड रेटिनॉल। दिस इज़ व्हाट आई डू। एंड ट्रीटमेंट्स की बात करें तो आई पर्सनली एम समवन हु इज़ वेरी मिनिमलिस्टिक इन नेचर, सो मैं बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स नहीं कराती हूँ, बट वंस एवरी 2-3 months आई डू अ लेज़र ट्रीटमेंट ऑन माई स्किन, सो दैट इज़ अ स्किन लाइटनिंग लेज़र, जिसकी वजह से पोस्ट 35 ये जो अनइवन पिगमेंटेशन का है ना, पैची स्किन, वो सबको होता है, लाइक आई ऑल्सो हैड इट। तो वो पैची स्किन को वो लेज़र काफ़ी अच्छी तरह से टारगेट कर देगा। जो पेरिओरल पिगमेंटेशन होता है, इधर लाइन्स आ जाती है, ब्लैक पैचेस हो जाते हैं, उसको। एंड आई डू माइक्रो नीडलिंग विच विल हेल्प इन, वो कोलाजन को नेचुरली इंड्यूस करता है स्किन में, जिसकी वजह से ओपन पोर्स का कम होता है। ग्रेट। सो ये माइक्रो नीडलिंग फिर थोड़े एज वाले लोग भी करा सकते हैं? यस, यस, एब्सोल्युटली। वंस इन 3-4 months यू कैन गो फॉर माइक्रो नीडलिंग। उसमें इशू यही है कि थोड़ा डाउन टाइम रहता है, 2 to 3 days के लिए थोड़ा रेडनेस रहेगा, स्वेलिंग रहेगा। इट्स नॉट अ पेनफुल ट्रीटमेंट, बट थोड़ा बहुत डाउन टाइम रहेगा। सो पोस्ट प्रोसीजर केयर यू विल हैव टू टेक। ओके, सो अभी एकदम से मुझे एक क्वेश्चन याद आया, सो आई एम जस्ट आस्किंग दैट, लाइक आई गेट क्लाइंट्स हु आर देयर फॉर वेट लॉस, राइट? सो एंड देन व्हेन दे आर अबाउट 40
40-45 एज के ऊपर होते हैं, 15 ईयरिंग 50. सो ऑब्वियसली व्हाट हैपेंस इज दैट वेट लॉस होगा तो ऑब्वियसली स्किन तो थोड़ी सी लूज होगी, राइट? बिकॉज एंड देन दे वांट स्टिल दैट फर्म स्किन, बिकॉज यहाँ से फैट गया है तो यहाँ से तो थोड़ा लूज तो होने ही वाला है. सो डू यू हैव एनी सोल्यूशन फॉर दैट? लाइक आई कीप ऑन टेलिंग देम कि आप कोलेजन सप्लीमेंट लो, बट देन आई एम अगेन, एज आई सेड, आई एम नॉट श्योर अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दैट सप्लीमेंट, वेदर इट विल हेल्प देम एट दैट एज और नॉट. या वो स्किन सैगिंग कैसे, मैं फेस योगा कभी बोलती हूँ, बट देन इफ यू कैन गिव योर एक्सपर्ट कमेंट ऑन दैट. सो इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट्स विल ओनली वर्क. सो जैसे हमने बात की थी, इफ डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ सैगिंग, अगर बहुत सैगिंग नहीं है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड हाइफू, विच इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड. सो वो लेज़र जैसा ही होता है. सो उसमें भी हम शॉट्स देते हैं, जैसे लेज़र में शॉट्स देते हैं. वो भी पेनफुल नहीं है, वी डू इट अंडर एनेस्थीसिया, एंड उससे स्किन टाइट होती है. सो वो जो सैगिंग है वो मल्टीपल सेशंस ऑफ हाइफू कैन एक्चुअली मेक इट नॉर्मल. सो इफ इट्स देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ सैगिंग, यू कैन गेट हाइफू डन. बट अगर बहुत सैगिंग हो गया है तो थ्रेड्स, जैसे हमने बात की थी, सो थ्रेड्स कैन वर्क वेल. बट आई बिलीव मतलब उतना तो नहीं होता है, मतलब व्हाई आई एम आस्किंग दिस, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज देयर वेट, बिकॉज दे फील दैट अभी और सैगिंग हो जाएगा. बट देन इफ आई व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन, दैट इफ आई हैव दैट ऑप्शन टू गिव देम कि नहीं ये करो साइमल्टेनियसली, क्योंकि देयर फैट परसेंटेज इज स्टिल हाई, राइट, बट दे वांट टू स्टॉप इट बिकॉज नाउ देयर face is not looking that firm, right? So good that you have highlighted. Yeah, so HIFU will work very beautifully for them. HIFU is a little expensive as compared to other treatments, but it is to be done only once in 6 months. उससे कम नहीं है. Yes, so it's उस तरह से देखने जाए तो वो इतना expensive नहीं रहता है. So you can definitely suggest it to your patient. Great, that's great. It was a wonderful session. Yeah, same here. I mean, lot of my doubts have been cleared. Yeah, glad. I really like talking to you anyways. When I come to your clinic, I sit for a while and talk. Yeah. But then Same thank here. you so much for an welcome. insightful session. Yeah. And I hope all the viewers would utilize the knowledge that she has, empowered in this session. And we wish you a healthy, happy skin. Yeah, thank you so much. Yeah, thank you so much. Remember, everything that you see trending online is not accurate. Always follow science-backed practices and one that suits you the best. If you like this episode, subscribe, share it with your friends and family, and follow us for more science-backed discussion. Stay informed, stay confident, and keep cutting through the noise.